जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगा बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई कहलाएगा। और हमने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन भी हमने देखा था कि क्या है रिलेटेड पर्सन, कौन आते हैं रिलेटेड पर्सन में। आज हम देखेंगे कि डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट पर्सन जो है हमारे एक्ट के सेक्शन 25 में डिफाइंड है। क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मान लीजिए, इफ अ पर्सन हैज वन रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट इन वन स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एज वेल एज अनदर रजिस्टर्ड और इवन अनरजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, this establishment are called establishment of distinct person। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। श्याम एंटरप्राइजेज ओन्स एसी रेस्टोरेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ही ऑल्सो ओन्स liquor shop in Uttarakhand। Here, AC restaurant and liquor shop will be considered as establishment of distinct persons। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक पर्सन है श्याम इंटरप्राइजेज जिसकी शॉप है, वो एक स्टेट में, महाराष्ट्र के स्टेट में एसी रेस्टोरेंट वो रन कर रहा है। उसका बिजनेस है ऑफ रेस्टोरेंट एंड ही इज रनिंग एन एसी रेस्टोरेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये टैक्सेबल सप्लाई में आएगा। और अगर ये टैक्सेबल सप्लाई है तो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो श्याम इंटरप्राइजेस जो है वो महाराष्ट्र में उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा, ले रखा है। ऑल्सो वो लीकर शॉप जो है उत्तराखंड में चला रहा है श्याम इंटरप्राइजेस। तो लीकर शॉप जो लीकर जो है, एज हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ये जो है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इन द सेंस कि इसका अभी हमारे एक्ट में ये टैक्सेबल नहीं है। ये तभी टैक्सेबल होगी जब जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आएगा। तो टिल दैट ये जो है अभी एग्जेम्प्ट सप्लाई के एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में फॉलो होता है। तो जो लीकर शॉप है वो उत्तराखंड में है, तो वो उसने रजिस्ट्रेशन वहाँ उसको लेना कंपलसरी नहीं है, उसने नहीं ले रखा होगा। तो ये जो उसका एसी रेस्टोरेंट है और जो लीकर शॉप है उत्तराखंड में, ये दोनों जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इफ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस में हो रहा है, इवन कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तब भी ये सप्लाई कहलाएगा। एंड देयर इज वन पॉइंट टू नोट दैट अगर सप्लाई हो रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेम पैन, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मान लो जैसे सेम स्टेट में आई एम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, मेरी एक शॉप उत्तराखंड में है, ये क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। लाइक आई एम रनिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस एज वेल एज ऑल्सो सेकंड बिजनेस भी, सेकंड मेरी शॉप है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको हम कह सकते हैं, वो भी उत्तराखंड में ही है। और दोनों जो है एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो दोनों जो है सेम पैन में रजिस्टर्ड है, तो इस केस में जो होता है ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का एक और रिक्वायरमेंट है कि जो दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स है वो अनदर स्टेट में है, तो अनदर सेम पैन में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, अनदर डिफरेंट पैन अंडर सेपरेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। और अगर कोई सप्लाई हो रहा है इनके बीच में, तो ये जो है इवन विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जैसा कि हम डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन्स में हमने पढ़ा था कि जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय होते हैं दे आर कॉल्ड एज रिलेटेड पर्सन्स। लेकिन हमारे एक्ट के शेड्यूल 3 में ऐसा है कि अगर सर्विसेज जो है एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को देता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो है सप्लाई नहीं कहलाते हैं और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन प्रोविजन टू पैरा 2 और शेड्यूल 1 सेज कि जो भी गिफ्ट होती है
अगर एम्प्लॉयड अपने एम्प्लॉय को देता है अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और अगर वही वो गिफ्ट जो है उसकी वैल्यू जो है मोर देन 50,000 हो जाती है बट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्वालिफाई कर जाएगा सप्लाई। तो हम इसमें क्राइटेरिया देखेंगे कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लेकिन उसकी वैल्यू अप टू 50,000 है, ठीक है, तो नो सप्लाई। और अगर वही वैल्यू जो है इफ इट एक्सीड्स 50,000 तो इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो चलिए फ्रेंड्स, गोइंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे अनदर एक्टिविटी विच इज इवन विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो अगर सप्लाई हो रहा है ऑफ गुड्स, नोट द वर्ड गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट या फिर एजेंट टू अ प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन, where an agent undertake to supply receive such goods on behalf of principal will be treated as supply। तो अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है on where agent undertake to supply or receive such goods on behalf of principal, तो ये भी जो है even without consideration but in the ordinary course of business will be treated as supply। बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है जो इसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है बाय प्रिंसिपल और एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स ही जो है वो कहलाएगा सप्लाई। अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है बाय बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो इसके लिए जो है कंसिडरेशन का होना जरूरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन बट इन द बिजनेस सप्लाई कहलाएगा। और अगर सब सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है तो इसके लिए there should be a consideration in order to qualify a supply। So this is very simple point that needs to be considered। Next we will see that in order to determine the principal agent relationship, the following points needs to be considered। सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स हमारे हैं, दो पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं टू डिटरमाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इनवॉइस है फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय इन हिज नेम देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप विल फॉल। मतलब अगर मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिया, ठीक है, और वो एजेंट जो है आगे जब कस्टमर को वो गुड्स को सेल कर रहा है, तो वो जो इनवॉइस जो उसमें काटेगा वो अपना नाम उसमें यूज करेगा। तो इस केस में है तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉल करता है, ठीक है। और अगर वही इनवॉइस जो है एजेंट इशू कर रहा आगे कस्टमर को इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, अपना नाम में नहीं, अपना नाम नहीं उसमें डाल रहा है बट इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहाँ तो कोई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉलो ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है कि अगर इनवॉइस इशू कर रहा है एजेंट आगे कस्टमर को और जो इनवॉइस इशू कर रहा है इन इज ओन नेम एजेंट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आ गया। और सेकंड हो गया कि अगर वही इनवॉइस वो आगे कस्टमर को इशू कर रहा है एजेंट अपने नाम पे नहीं बट इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो इस केस में कोई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है।